सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो बच्चों, तो वीडियो शुरू होने से पहले आपने अभी दो क्लिप देखे होंगी। दो जो वीडियो क्लिप थी वो प्ले हुई होंगी आपकी स्क्रीन में। पहली क्लिप आपने देखा कि एक शटर है, जो दुकानों का जो शटर होता है लोहे का, उस पर जंग लगा हुआ है। और दूसरी क्लिप में आपने देखा एक ब्रेड है जिस पर फफूंदी जमी हुई है। तो इन दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो में भी बात करेंगे, इसलिए ये क्लिप आपकी स्क्रीन में आई। तो जो आपका टॉपिक था ये इन वीडियो को लेके वो बनेगा संसारण और विकृत गंधिता। संसारण और विकृत गंधिता, तो सबसे लास्ट में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो आज जो हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि तीन हमने पहले पढ़ चुके हैं हम अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया एक बार रिकॉल कर देते हैं हम। पहली अभिक्रिया थी संयोजन, दूसरी अभिक्रिया वियोजन, तीसरी अभिक्रिया प्रतिस्थापन। तो चार प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तीन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। आज जो अभिक्रिया है, लास्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जो आज का वीडियो है ये इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इन चार वीडियो हमने इस टॉपिक को इस चैप्टर को लेके बनाए थे, जिसमें हमने सब कुछ कवर कर रखा है। और आप ध्यान से इसको देख के नोट करें। इसके बारे में परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, अभिक्रियाओं के बारे में, अभिक्रियाओं को संतुलित करने के बारे में, संसारण के बारे में और विकृत गंधिता के बारे में। तो शुरू करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपके सामने ये एग्जाम्पल है Na2SO4। इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। ये है सोडियम सल्फेट। जब अभिक्रिया करता है BaCl2, Ba बेरियम, Cl2 क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड से, तो ये बनता है BaSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया में हो क्या रहा आप देखिए। सबसे पहले जो सोडियम सल्फेट है इसमें SO4 आयन है, और दूसरे BaCl2 में Cl2 आयन है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें केवल जो यौगिक था, एक अभिक्रिया हमने पहले पढ़ी थी Fe प्लस CuSO4। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप देख रहे थे कि जो ये यौगिक है, जो ये आयन है, ये एक ही जो दूसरा तत्व है उस तत्व के साथ ये रिएक्शन कर रहा था और अभिक्रिया इस तरीके से होती है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये जो दो तत्व हैं, ये दोनों तत्व अपने जो आयन है इनका परस्पर प्रतिस्थापन कर रहे हैं। यानी Cl जा रहा है Na के पास और SO4 जा रहा है Ba के पास। देखिए आप, Cl2 Na के पास गया तो NaCl बना, और SO4 Ba के पास गया तो BaSO4 बना। यानी दोनों जो तत्व हैं अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जो अभिकारक जो दोनों तत्व हैं ये अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। केवल एक अगर सिंगल तत्व, अगर अब ये देखिए, सिंगल तत्व अगर प्रतिस्थापन करेगा तो वहां पर केवल एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। जब दोनों तत्व आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इसके और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, लिख देता हूं मैं आपके लिए। एक अभिक्रिया जैसे HCl प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, तो ये वाला जो समूह है
जो आयन है वो HOH बन जाएगा, देखिए ये, प्लस Cl Na के पास आ जाएगा, ये बन जाएगा NaCl। तो HOH को हम लिख सकते हैं H2O। तो इस अभिक्रिया में बनता है पानी, ये जल का सूत्र हो गया और नमक का। तो ये भी जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं जो आपके अभ्यास कार्य के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप इसको, इन जो अभिक्रिया हैं इनको करने की कोशिश करिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करिए, मैं इन अभिक्रियाओं को आपको सॉल्व करके दूंगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि खुद से पहले ये अभिक्रियाएँ सॉल्व हों। तो अभिक्रिया है AgNO3 प्लस NaCl। इस रिएक्शन को आप करने की कोशिश करिए। ये रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है CaCO3 प्लस NaCl। ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए कि क्या बन रहा है। एक और अभिक्रिया आपके लिए है BaCl2 प्लस 2AgNO3। तो ये तीन अभिक्रिया, ये तीन के तीन जो अभिक्रिया हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया हैं। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जिस तरीके से ऊपर की हमने दो अभिक्रियाओं को सॉल्व किया था, इन दोनों अभिक्रियाओं को, तो ये तीन अभिक्रिया भी सेम इसकी तरह है और आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इनको आप सॉल्व करिए। तो रिएक्शन देखने के बाद अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा पूछी जाएगी तो आप किस तरह इसकी परिभाषा देंगे, इस अभिक्रिया को देखकर आप परिभाषा बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वे अभिक्रियाएं, ये दोनों अभिक्रिया हैं, ये भी अभिक्रिया है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, ये दोनों अभिकारक हैं, दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। OH आयन है, Cl है, दोनों का आदान प्रदान हो गया, आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है उपचयन तथा अपचयन। उपचयन एवं अपचयन काफ़ी इजी है। जैसे जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इसकी परिभाषा थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, तो आपके लिए थोड़ा सा उस समय वहाँ पर कठिन होगा। लेकिन यहाँ जो कक्षा 10 के सिलेबस में है ये काफ़ी इजी तरीके से यहाँ पर समझाया गया है और ज़्यादा इसके एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं। तो मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। तो एक अभिक्रिया है हमारी 2Cu प्लस O2, अभिक्रिया बनेगी 2CuO। दूसरी अभिक्रिया है CuO प्लस H2, ये रिएक्शन बनेगी Cu प्लस H2O। तो पहली अभिक्रिया में हम देखते हैं, जो हमारी फर्स्ट ये अभिक्रिया है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करती है तो CuO बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में, ये जो फर्स्ट अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है कॉपर के साथ। तो हम कहेंगे कि यह अभिक्रिया उपचयन है। आप और भी एग्जाम्पल देखिएगा जहां पर ऑक्सीजन का योग होता है, उस समय हम कहते हैं कि यह जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में आप देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की क्रिया करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन में कमी होती है। तो हम कहेंगे कि यह अभिक्रिया अपचयन है। एक बार फिर, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है वह अभिक्रिया उपचयन, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन में कमी होती है वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है।
आप देखिए, जहाँ पर ऑक्सीजन के अणु की वृद्धि होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं, वहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर उपचयन हो रहा है। तो H2 से बन रहा है H2O, यानी इसमें O जुड़ रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर उपचयन हो रहा है। दूसरा, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पर हम कहते हैं कि अपचयन हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए CuO, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग होकर कॉपर बना रही है, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो कोई भी जो अभिक्रिया है उसमें अगर एक अभिकारक का उपचयन हो रहा है तो दूसरे अभिकारक का अपचयन जरूर होगा, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन भी आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर आप वीडियो क्लिप देखिए। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है संसारण, संसारण और विकृत गंधिता। तो एक लाइन में हम इसको समझेंगे, आपकी किताब में जो लिखा है ऐसे करके आप इसको समझिए कि कभी आप इसको भूले ना। अपने दैनिक जीवन में हम संसारण और विकृत गंधिता के काफी सारे उदाहरण रोज देखते होंगे। तो संसारण होता है जंग लगना, और विकृत गंधिता होती है खाने का खराब होना। बात करते हैं सबसे पहले संसारण की। जंग आपको पता ही होगा किसकी उपस्थिति में लगता है। ये आपको पता ही होगा कि जब हम लोहे को नमी में छोड़ दें तो कुछ समय बाद लोहे में लाल रंग की एक परत जम जाती है, जो धीरे धीरे लोहे को कमजोर करके उसको नष्ट कर देता है। तो वही संसारण होता है। और जो ये जो सूत्र होता है जंग का, ये जो जंग का सूत्र होता है, ये होता है Fe2O3 × 32H2O। ये जो लाल रंग की परत लोहे के ऊपर जमी होती है, उसका जो सूत्र होता है फेरिक ऑक्साइड × 32H2O। तो ये लोहे का जंग का सूत्र होता है। तो थोड़ा सा संसारण के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई लोहे की हम नई वस्तु घर पे लेकर आते हैं तो एकदम चमकीली होती है, गौर किया होगा आपने। लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर एक लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की परत। इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना कहते हैं। कुछ और भी धातुएं हैं जिस पर इस तरीके की प्रक्रिया होती है, जैसे आपने देखा होगा चांदी और तांबा। चांदी के ऊपर जो परत जमती है वो काले रंग की जमती है, और जो तांबे के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। कभी आपने अगर चांदी की अंगूठी पहनी है तो आप उसमें देखिए कि काले रंग की उसमें परत होगी और तांबे में हरे रंग की। तो इस प्रक्रिया को इन तीनों में जो हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संसारण। तो संसारण की परिभाषा क्या निकल कर आएगी, आप देखिए कि धातु पर अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर इस पर लाल रंग की, काले रंग की या हरे रंग की एक परत जम जाती है। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। और चांदी के ऊपर मैंने आपको बता दिया काले रंग की परत, और तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना संसारण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। इस संसारण के कारण ये गंभीर समस्या है। इस संसारण के कारण कार हो गया या लोहे के पुल हो गए, लोहे के रेलिंग हो गई, जहाज हो गए, धातु हो गए, तो जो ये इस प्रकार की जो धातु होती है उसको बहुत हानि पहुंचती है, और ये एक गंभीर समस्या है लोहे के लिए संसारण। तो इसके बचाव के लिए आपने देखा होगा कि कोई भी घर पे हमारे जो आपने देखा होगा कि खिड़कियां हैं जो लोहे की बनी है उस पर पेंट कर देते हैं, जिससे संसारण तो होगा लेकिन संसारण कम होता है। ठीक,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा संसारण, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगला जो है हमारा विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता के बारे में भी आपने देखा होगा, खाने का खराब होना। और ये अभी संसारण के बारे में ये बात भूल गया कि संसारण जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यानी यहाँ पर लोहे को हम कहेंगे कि ऑक्सीजन लोहे के साथ अभिक्रिया करती है तो जंग बनाती है, Fe2O3 बनाती है। तो हम कहेंगे कि वहाँ पर जब संसारण हो रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ रही है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, यानी वहाँ पर उपचयन हो रहा है। उपचयन का एक उदाहरण है लोहे पर जंग करना, तो वहाँ पर उपचयन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विकृत गंधिता। तो खाने की आपने वस्तुएं देखी होंगी कि घर में हमारा जो खाना बनता है, अगर हम उसे 2 से 3 दिन या खुला छोड़ दें, खाना बनता है तो खुला छोड़ देंगे 2 या 3 दिन, तो ये जो है इसका स्वाद, सबसे पहले तो स्वाद खराब हो जाएगा, दूसरा इससे बदबू आने लगेगी या महक आने लगेगी। तो यह भी, तो ये प्रक्रिया खाने का खराब होना विकृत गंधिता कहते हैं। इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता भी एक उपचयन के कारण होती है, क्योंकि ये जो खुला हुआ खाना है ये ऑक्सीजन, खुले में ऑक्सीजन की साथ अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं। विकृत गंधिता की जो डेफिनेशन आपकी जो किताब में लिखी है आप वही लिखेंगे कि उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चिप्स आपने खाए होंगे, आलू के चिप्स। तो चिप्स जब आप लेंगे तो इसके पैकेट में आप देखेंगे कि पैकेट फूला हुआ होता है, यानी इसके अंदर कुछ गैस भरी जाती है जो आलू के चिप्स होते हैं उसको लंबे समय तक उसको बचाए रखती है, खराब होने से बचाए रखती है। वो गैस होती है नाइट्रोजन। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। विकृत गंधिता से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय यही रहता है कि जो थैली के अंदर हम कोई भी भोजन पैक कर रहे हैं तो उसके अंदर से ऑक्सीजन पूरी तरीके से हटा के उस पर नाइट्रोजन गैस भर दी जाए, जिससे वो लंबे समय तक खाना हमारा सही रूप से चले। तो ये चीज़ होती है विकृत गंधिता, खाने का खराब होना। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर था कक्षा 10 का, ये अब खत्म हो चुका है। तो आप इसको नोट साथ के साथ वीडियो देखने के साथ साथ नोट भी करिए। आने वाले वीडियो में हम अपने अगला चैप्टर जो हमारा है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दूसरे अध्याय के साथ। धन्यवाद।